अब यहाँ पे लैन मैन वैन के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ओएसआई मॉडल। ये आप में से कुछ लोगों ने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, जो बीए से हैं, बीकॉम से हैं, वो शायद इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते होंगे। कोई मसला नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि ये चीजें क्या चल रही हैं, ये तो बड़ी नई चीजें हैं या हमारे लिए नई हैं। सबके लिए कभी ना कभी नया होता ही है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा क्योंकि आज आप इसको पढ़ लेंगे। तो ओएसआई मॉडल दोस्तों क्या होता है? ओएसआई मॉडल की पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी लेयर होती हैं, आप कहेंगे सर 7 लेयर होती हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है यही होती है भाई, यस और नो, ये बताएं। प्रशांत शर्मा हैंड रेस कर रहे हैं, क्या मसला है, टेल मी। जी सर, 7 लेयर होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर। वो तो ठीक है, आप, ठीक। मुझे लगा आपका कोई डाउट है, चलो वो तो मैं बता ही रहा हूं, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखिए इसमें 7 लेयर्स होती है ना। अब आप कहेंगे जी सर 7 लेयर्स इसके अंदर होती हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यह सवाल मेरा ये है दोस्तों कि ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या फिर जिसे हम ओएसआई मॉडल कहते हैं, और इसको एक और मॉडल कहा जाता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। याद रखिएगा, इसको रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है, ओएसआई, या कुछ जगह इसको आईएसओ ओएसआई मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों तीनों तरीके से इसको कहा जाता है, आईएसओ ओएसआई मॉडल भी कहते हैं, रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं, और ओएसआई मॉडल भी कहते हैं, या फिर 7 लेयर मॉडल भी कहते हैं, 7 लेयर मॉडल। ठीक है, 7 लेयर मॉडल, तो बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये मॉडल बनाया क्यों गया? टेल मी, ये मॉडल बनाया क्यों गया? हु विल टेल मी, रेज योर हैंड। तो जी बताएं। सर, ये ओएसआई मॉडल बनाने का कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये था कि हमारा डेटा पूरे इंटरनेट पे, पूरे नेटवर्क पे कैसे फ्लो हो रहा है, किस किस मॉड्यूल से और किस किस लेयर से जा रहा है। हाँ ये ठीक है। मतलब था उसका ठीक कॉन्सेप्ट है। समझाने का, अच्छा, मतलब तो थोड़ा ये इससे थियोरेटिकल टाइप। पहले क्या मतलब, ओएसआई मॉडल से पहले क्या हो रहा था? ओएसआई मॉडल से तो चले, आप कह रहे हैं डेटा कैसे कैसे जा रहा है हमें पता चल सकता है, तो उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये बनाया गया? क्योंकि कोई प्रॉब्लम रही होगी तभी ये मॉडल आया होगा, तो वो प्रॉब्लम क्या थी, कुछ आइडिया है आपको इसका? नो सर, इससे पहले का आइडिया अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर बेसिकली लाइक इसके पहले जो टीसीपी आईपी मॉडल मतलब यूज कर रहे थे, इससे तो पहले कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे? टीसीपी आईपी मॉडल जो फोर ठीक है, लेयर उसमें का क्या हो रहा मॉडल, था? उसमें मतलब ऐसा था कि वो प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं था, मतलब कि कौन से लेयर पे क्या प्रॉपरली एग्जैक्टली कैसे फ्लो हो रहा है पूरा, ये मतलब हम्म। रूटिंग ये सब जो हो रहा है। तो मतलब ये मतलब ओएसआई मॉडल फिर 7 लेयर मॉडल में वो लोग ने प्रॉपरली मतलब हर एक लेयर पे मतलब कि उसकी रोल्स और तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब आप क्या ऐसा क्या कह है। रहे हैं कि टीसीआईपी पहले आया था और उसके बेहतर करने के लिए ओएसआई मॉडल ओएसआई को लाए, मॉडल है, ऐसा बोल रहे हाँ। हैं आप? हाँ ये बट आप तुक्का लगा रहे हैं या आप कहीं से पढ़ के आए हैं? नहीं सर, ये तो मैं पढ़ा मतलब पढ़ा था कहाँ पढ़े, बिकॉज कहाँ पढ़ा आपने ऐसा? ये वही टैननबम में ही था, मतलब था नहीं यार, ये। ऐसे इतने देखो, ऐसे ऐसे बोलोगे ना तो कल को आप मुझे भी बदनाम करोगे। इतने बड़े नहीं आदमी को ऐसे मत बोलो कि उसने ऐसा लिखा है, बिकॉज आप गलत बता रहे हैं, पहली बात तो ये है। राइट, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये चीजें क्या हैं, बिकॉज आपने अभी तक जो कुछ बताया एक मिक्सअप था, मुझे ऐसा लगता है। मेरी हालांकि ज्यादा गुफ्तगू बाकियों से नहीं हुई, बट इस बेस पे मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि एक मिक्सअप है आपके माइंड में ओएसआई को लेकर, टीसीपी आईपी को लेकर। राइट, पहली बात तो मैं यही बता दूं कि अगर मैं अभी जस्ट इसीलिए मैंने आपकी बात पूछने के लिए मैंने बोला कि भाई प्रेजेंटेशन लेयर होती है कि नहीं होती है, तो अभी आप शायद वो क्लियर भी नहीं था, अभी शायद हो सकता है चीजें याद भी ना आ रही हो, ये भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि असल में है क्या, कहानी क्या है, ठीक है, और ये हो क्या रहा है। 1970 या 1981 की बात है। 1981 में जब ओएसआई मॉडल बना, इसकी जब शुरुआत हुई 1981 तकरीबन, मेरे ख्याल है उसके आगे पीछे का साल था, आसपास का साल था। उससे पहले तक दुनिया में 3 तरह के सिस्टम काम करते थे, बहुत ध्यान से समझिएगा। उससे पहले दुनिया में 3 तरह के सिस्टम काम करते थे। एक जो यूएस के अंदर चलते थे, एक जो यूरोप के अंदर चलते थे, और एक जो रशिया के अंदर चलते थे, क्योंकि कंप्यूटर उस जमाने में होते भी नहीं थे, पहली बात तो।
इंडिया को तो पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या होता है। इंडिया में तो कंप्यूटर जो है जो सुनने में आता है वो तो यही आता है कि भाई 1992 के आसपास जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो लेकर आए, ऐसा सुनने में आता है। अब वो कौन लेके आया, क्या लाया, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। बट जो न्यूज में आता है या जो लोग बताते हैं वो तो यही है कि उनकी सरकार के वक्त में कंप्यूटर लाने की बात चली थी। फिर गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन किया, आज मोदी सरकार इतना अच्छा कर रही है कि भाई यूपीआई पेमेंट्स भी आ रही हैं। आज हिंदुस्तान यूपीआई में नंबर 1 पे है दुनिया में, है ना। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पेमेंट्स हो रही हैं, नंबर 1 नंबर 2 वॉट एवर जो भी चल रहा है नंबर, तो बहुत ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स हो रही हैं। आज इंडिया 5G लेकर आ चुका है, जबकि दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज को 5G के बारे में पता भी नहीं है। इंडिया इज नाउ वेरी डेवलप्ड कंट्री, राइट। मैं इसे डेवलपिंग भी नहीं कहूंगा अब तो, क्योंकि इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। इवन कुछ पैरामीटर्स में उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया यूएन ने। तो यहाँ पे यूएस, यूरोप और रशिया जो है, ये 3 ऐसी कंट्रीज थी जहां पे अलग अलग कंप्यूटर चला करते थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1980 पहले से बात की बात बता रहा हूं, बिफोर 1981। तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स थे। अमेरिकी कंप्यूटर अलग होते थे, वहां पे मेरे ख्याल है आईबीएम के भी आते थे, एप्पल के भी। एप्पल जब भी आया, एप्पल बाद में आया, आईबीएम चलता था मेरे ख्याल से। और भी कुछ ब्रांड्स थे जिनके आते थे, या जो भी रहे होंगे। तो या हो सकता है उससे भी कोई पुरानी कंपनियां रही हो, जो शायद आईबीएम भी बाद में आया होगा, तो कोई और कंपनी रही होगी, आई एम नॉट श्योर, वो देख लेना। ऐसे यूरोप में भी कुछ कंप्यूटर्स चलते थे और रशिया में अपने कंप्यूटर्स चलते थे। अब ये जो कंप्यूटर्स थे ना दोस्तों, ये सारे के सारे अलग लो लेवल लैंग्वेज पे काम करते थे। इनकी जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो सबकी अलग अलग थी। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है। हो सकता है ये बाइनरी पे काम करते हो सकता है ये यूनिकोड पे काम करते हो सकता है ये किसी और कोड पे काम करते हो। हर पीसी के समझने का तरीका अलग था, हर पीसी के काम करने का, उसकी लो लैंग्वेज या उस पीसी पे कमांड देने का तरीका अलग था। उसकी कमांड्स अलग थी, उसका काम करने का तरीका अलग था, उसकी हर एक चीज अलग थी। और पहले के पीसी, जब ये 1981 से पहले की बात कर रहा हूं, तो पहले के पीसी ऐसे नहीं होते थे जैसे आज हमें दिखते हैं। उसमें इतनी छोटी सी स्क्रीन होती थी जितनी कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, जितनी कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है उतनी छोटी सी स्क्रीन होती थी, और उस पर सिर्फ प्लस माइनस और इस तरह के काम होते थे। क्योंकि जब शुरू में पीसी आया था तो वो ऐसे ही आया था जिसमें कैलकुलेटर काइंड ऑफ चीजें होती थी। मेमोरी उस जमाने में ऐसी होती थी कि मैंने कहीं देखा था नेट पे कि 2 MB की मेमोरी एक कमरे के बराबर थी, एक रूम के बराबर। कैन यू इमेजिन, 2 MB की मेमोरी के लिए एक रूम के बराबर की जगह चाहिए थी। तो उसको आप आज के जमाने की तरह कंपेयर मत करो, पहली बात तो, ठीक है, कि भाई आज के जैसे पीसी की तरह। तो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब कैलकुलेटर जैसा काम भी कंप्यूटर से हो जाए तो बहुत बड़ी चीज माना जाता था। तो जब ये हुआ तो अमेरिका में अलग कंप्यूटर चला करते थे, यूरोप में अलग चलते थे, रशिया में अलग। अमेरिका का पीसी अमेरिका में काम करता था अमेरिकी कंप्यूटर्स के साथ, यूरोप का पीसी यूरोप के अंदर बहुत अच्छा काम करता था, रशिया का रशिया में काम करता था। लेकिन अगर यूरोप के कंप्यूटर को रशिया के साथ बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, उनको बीच में एक इंटरप्रेटर लगाना पड़ता था। ठीक है, एक इंटरप्रेटर लगाना पड़ता था। ये इंटरप्रेटर क्या करता था, ये इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता था इसके कोड को, जो यूरोप में यूज हो रहा है, जो भी कोड यूज हो रहा है, उस कोड को कन्वर्ट करता था रशियन कोड में, और फिर उसको आगे आप उस पीसी के साथ कम्युनिकेट करा सकते थे। तो बीच में इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती थी। ये प्रॉब्लम जब बढ़ती चली गई, जब लोगों को लगा कि ऐसे तो आगे कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होता जाएगा, तब एक ऑर्गेनाइजेशन जो 1947 में वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, ISO, उसने कहा कि भाई कोई मॉडल ऐसा लेकर आया जाए जिसे सारी दुनिया फॉलो करे और सारी दुनिया के पीसी एक दूसरे से धड़ल्ले से बात कर सके और किसी इंटरप्रेटर की जरूरत हमें ना रह जाए। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने ISO OSI मॉडल को बनाना शुरू किया। जिस वक्त OSI मॉडल बन रहा था, आपके दिमाग में OSI को लेकर, TCP/IP को लेकर जो भी बातें हैं सारी रिमूव कर दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, राइट। तभी आप इस टॉपिक को लाइफ टाइम याद रख पाएंगे, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं सही बता रहा हूं, ऑथेंटिक बता रहा हूं। इसीलिए मेक श्योर कि इस पर कोई भी इफ बट करने की बजाय पहले इसको समझ के अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, मिक्सअप मत करिएगा। जो भी पहले से है उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एज इट इज कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा, तो आप शायद इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो OSI मॉडल जो दोस्तों आया, उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसा मॉडल बनाया जाए जो है
जो सभी लोग जो है उसको यूज करें। और ये जो इंटरप्रेटर वाली प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, एक कंट्री का पीसी दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता या वहां जाके यूज नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम को हम इरेडिकेट कर सके, हटा सके। तो ऐसे में आईएसओ ओएसआई मॉडल बनाने की एक बात चली, जिसमें कि मल्टीपल ग्रुप्स ने काम किया। ये एक टीम थी, मल्टीपल ग्रुप्स थे, इसको किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, मल्टीपल ग्रुप ने बनाया, इसीलिए इसको आईएसओ मॉडल कहा जाता है। क्योंकि ये इंडिविजुअली किसी बंदे ने नहीं बनाया, कि जैसे कि पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर ने किया था, या जो है रेडियम का आविष्कार फलाना ने किया था, ऐसा नहीं है। ओएसआई जो है इसको टीम्स ने बनाया, जो कि मल्टीपल ग्रुप्स थे, मल्टीपल टीम्स थी, उन्होंने इस मॉडल पे काम करना शुरू किया। अब यहां पर एक बहुत बड़ी जो गलती हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, 99.9% स्टूडेंट वो ये करते हैं कॉलेजेस में या जहां से भी वो कह लें, कि वो कहते हैं कि ओएसआई मॉडल आया, एक रेफरेंस मॉडल था, और उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल आया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये ये मैक्सिमम जगह मतलब यही पढ़ाया भी जाता है कि पहले ओएसआई मॉडल आया और उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल आया, जिसे हम आज भी यूज करते हैं, राइट। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इस चीज की जो हमें बताई जाती है, ये गलत है, पहली बात, राइट। ना तो ओएसआई पहले आया था, ना ही टीसीपी आईपी पहले आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब ओएसआई मॉडल पे काम चल रहा था, एट द सेम टाइम एक अलग ग्रुप था जो टीसीपी आईपी मॉडल पर काम करने लगा। क्योंकि जब ये डिमांड उठी कि हमें कोई ऐसा यूनिक सिस्टम बनाना है जो पूरी दुनिया फॉलो करे, तो एट द सेम टाइम एक जगह ओएसआई मॉडल पे काम चल रहा था और एक जगह टीसीपी आईपी मॉडल पे काम चल रहा था। आप कहीं भी किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं देखेंगे कि ओएसआई आया देन टीसीपी आईपी आया, या टीसीपी आईपी आया देन ओएसआई आया। ऐसा जनरली आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किसी कंटेक्स्ट में मिलेगा, किसी पॉइंट के बिहाफ पे वो चीज मिल सकती है अगेन। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही चीजों पर सेम टाइम पे रिसर्च होनी शुरू हुई। जो ओएसआई मॉडल जो लोग बना रहे थे, उन्होंने उसको एक कोटेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था ड्राफ्ट बिफोर लाइफ या समथिंग करके, उन्होंने इसको एक दिया था, और इन्होंने इसको दिया था इम्प्लीमेंट फर्स्ट देन ड्राफ्ट इट। इन्होंने ये कहा था, दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट थे, राइट। तो इस बात का क्या मतलब था? इस बात का मतलब ये था कि जो ओएसआई मॉडल में टीम बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि पहले हम मॉडल को डिजाइन करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, हम पहले बनाएंगे, बताएंगे कि किस लेयर में क्या होगा, कैसे कैसे काम होगा, और उसके बाद हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे पूरी दुनिया के लिए। समझिएगा ध्यान से, बड़े बड़े दुनिया के अमीर तरीन और बड़े जो दिमाग वाले प्रोफेसर्स थे, वो इन प्रोफेसर्स को इसमें रखा गया और उनसे कहा गया कि भाई ये मॉडल आप बनाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमारी तो ये अप्रोच है, हम आज तक ऐसे ही करते आए हैं, तो पहले हम एक प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं ना आप लोग, प्रोटोटाइप, उन्होंने कहा पहले हम एक प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे, एक मॉडल एक बनाकर देंगे, और उस मॉडल को फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि जनरली होता भी है, आज भी होता है। कोई भी बंदा कोई काम करता है तो पहले एक मॉडल डिजाइन करता है, प्रोटोटाइप बनाता है, फिर वो उसको इंप्लीमेंट करता है और रियल चीज बनाता है। उन्होंने कहा हम इस मॉडल से काम करेंगे। एट द सेम टाइम एक ग्रुप था जो टीसीपी आईपी नाम की चीज जो बाद में निकल के आई, उस पे काम कर रहा था। उसने भी यही काम शुरू किया था, उसका भी पर्पज यही था कि दुनिया के अलग अलग कंप्यूटर आपस में बात कर सके। और उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने कहा देखो हमें तो, देखो दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, बात को समझिएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बात समझिएगा, एक होते हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे मोटर्स पे काम करते हैं आप, डीसी मोटर, एसी मोटर, राइट, जनरेटर्स पे काम करते हैं, और ये इंजीनियर कहलाते हैं। 4 साल की डिग्री लेते हैं और ये इंजीनियर कहलाते हैं। ये जनरेटर बनाते हैं, जनरेटर पे काम करते हैं, जो आपके जनरेटर्स होते हैं। फिर एक होते हैं जो हमारे मोहल्ले में बिजली वाला होता है ना, हमारे मोहल्ले का, वो होता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो मोटर भी ठीक कर सकता है, वो डीसी मोटर भी ठीक कर सकता है, एसी मोटर भी ठीक कर सकता है, जनरेटर भी ठीक कर सकता है।
एक होता है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसे आता सब कुछ है, डीसी क्या है एसी क्या है, पर अगर उसको ये कह दिया जाए डीसी मोटर ठीक कर दो वो नहीं कर सकता, उसको कह दो एसी मोटर ठीक कर दो वो नहीं कर सकता, उसको कह दो जनरेटर ठीक कर दो वो नहीं कर सकता, उसको कह दो मोबाइल फोन ठीक कर दो, मोबाइल फोन हालांकि उसका काम नहीं है वो नहीं कर सकता। बट उसको बुकिश नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको बुकिश नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको पता सब कुछ है, कर कुछ नहीं सकता। ये डिग्री वाला, ये बिना डिग्री वाला जो है बिजली वाला, इसको बुकिश नॉलेज जीरो है, पर इसको पता सब कुछ है, करना कैसे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप मेरी बात को तभी समझ पाएंगे। ये जो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसको किताबों में सब कुछ पढ़ लिया 4 साल में, लेकिन आता एक भी चीज ठीक करना नहीं। पर इंजीनियर ये भी है, और इंजीनियर ये बिजली वाला भी है जिसको आता सब कुछ ठीक करना है, पर पता कुछ नहीं कि किताब में क्या लिखा है। काम ये ज्यादा बेहतर कर रहा है, काम बिजली वाला ज्यादा अच्छा करेगा। आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पकड़ के नहीं लाते अपने घर में पंखा ठीक कराने के लिए, आप अपने मोहल्ले को बिजली वाले को लाते हो, और उससे ये नहीं पूछते भाई तेरी डिग्री है कि नहीं है बीटेक में, मैं तभी तुझसे काम करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। आपने आज तक ऐसा किया है? नहीं किया। आप भी कहेंगे नहीं सर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो इंपॉर्टेंट है। सेम केस यहां पे था दोस्तों, बात को समझिएगा। ओएसआई मॉडल जब बना, तो जो प्रोफेसर्स ने इसको बनाना शुरू करा, उन्होंने इसका प्रोटोटाइप मॉडल बनाना शुरू करा। उन्होंने कहा पहले हम बनाएंगे फिर इंप्लीमेंट करेंगे। पर एक और ग्रुप था जिनको नॉलेज तो नहीं थी प्रोफेसर्स की तरह, पर उन्होंने कहा हम इंप्लीमेंट कर देंगे, हम इस पे काम करके देखेंगे, बाद में देखेंगे इसका ड्राफ्ट कैसे करना है, क्या मॉडल हमने बनाया वो हम बाद में देखेंगे, हम पहले बना के देख लेते हैं। तो एक था बिजली वाला, ये जो टीसीपी आईपी वाले हैं ये वो बिजली वाले थे जिनके पास डिग्री विग्री नहीं थी, ऐसा हम मान लेते हैं ना। और ये जो प्रोफेसर थे ये वो थे वो जो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जिन्हें पढ़ा सब कुछ है बट कर कुछ नहीं सकते। तो अब ये दो तरह के लोग जो हैं दोस्तों काम करने पे लग गए। तो जो ओएसआई मॉडल निकल के आया, ये जो ओएसआई मॉडल था, ये ओएसआई मॉडल में इन्होंने प्रोफेसर्स ने और जो ग्रुप था जिसमें इंजीनियर्स भी थे, तमाम लोग थे उसमें, डिफेंस के लोग भी थे अमेरिकन, तो उन्होंने 7 लेयर मॉडल एक दिया। उन्होंने कहा भाई ये हमारा एक 7 लेयर मॉडल है और ये बहुत शानदार मॉडल है, और इसको अगर पूरी दुनिया ने इंप्लीमेंट करा तो भाई जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो आपके सामने आ रही है। दूसरी तरफ ये तब तक ड्राफ्ट ही कर रहे थे, लेकिन मॉडल ही बनाया था, प्रैक्टिकली अभी इंप्लीमेंट करने में इनको टाइम लगता, मॉडल ही जब तक बना। जब तक इन्होंने मॉडल बनाया, एक दूसरा ग्रुप आया, बोला जी मैंने तो इंप्लीमेंट भी कर दिया, आप चेक कर लो। चेक किया तो अरे भाई दोनों पीसी काम कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से इनका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे कोई कहीं भी रखा हो कुछ भी हो। तो इन्होंने वो इंप्लीमेंट कर दिया। अब ऐसे में जो थी एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि अब किसके मॉडल को माने, क्योंकि ये तो इंप्लीमेंट भी कर चुके। अब क्योंकि ये इंप्लीमेंट हो गई थी और दुनिया बेताब बैठी थी इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, तो सारी दुनिया ने टीसीपी आईपी को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब टीसीपी आईपी सारी दुनिया में इंप्लीमेंट हो गया। जब सारी दुनिया में इंप्लीमेंट हो गया तो फिर बात आए कि भाई इंप्लीमेंट तो हो गया, यूज होने लगा। क्योंकि ऐसा होता है कई बार ना, कोई चीज जब डिमांड में होती है लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो बस उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें क्या है, अब जैसे एप्पल का आईफोन है, आईफोन 15 का लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब वो फोन अच्छा निकले, बाद में खराब निकले, वो फोन में 1000 इश्यू आए, लेकिन लोग क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, डे 1 आते ही वो उसको यूज करने के लिए खरीदना शुरू कर देंगे। हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, वजह भाई क्यूरोसिटी है कि हमने यूज करना है। ऐसे ही टीसीपी आईपी की क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा थी कि भाई हमने यूज करना है, हमने इस सिस्टम को यूज करना है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम दोनों ने सॉल्व कर दी थी, पर इन्होंने इंप्लीमेंट अब तक नहीं करी थी ओएसआई वालों ने, इन्होंने सिर्फ मॉडल बनाया था। जबकि टीसीपी आईपी ने मॉडल नहीं बनाया, इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तो जाहिर सी बात है जिस बंदे ने करके दिखा दिया, हम कहेंगे भाई तेरा मॉडल ठीक है, तू हमें बता दे तूने कैसे करा है, हम तेरे वाले को अडॉप्ट करते हैं। और असल में दोस्तों यही हुआ था, सारी दुनिया ने टीसीपी आईपी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब ओएसआई मॉडल जिसमें इतनी मेहनत की गई थी, प्रोटोटाइप बनाया गया था, मॉडल बनाया गया था और बहुत खूबसूरत मॉडल बनाया गया था, दुनिया ने देखा कि भाई इंप्लीमेंट तो टीसीपी आईपी होने लगा, ओएसआई की कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहा वो क्या कह रहा है और उसने क्या मॉडल बनाया है। पर जब लोगों ने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि यार हो यही सब रहा है जो तुमने लेयर में लिखा है, बस इस बंदे ने लिखा नहीं है, इसने करके दिखा दिया। वो जो बिजली वाला और डिग्री वाले की बात है ना, मैं वही डिफरेंस आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा हो टीसीपी आईपी में वो वही सब रहा है जो तुमने 7 लेयर में लिखा है, इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, तुमने बना के दे दिया। तो फिर दुनिया ने, जो डेवलपर्स थे, जो पूरी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी भी मेहनत खराब नहीं जाने देंगे और इसकी भी। टीसीपी आईपी को चलने तो जैसा चल रहा है, दुनिया अडॉप्ट कर चुकी है, इस पे बहस करने का कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी ये चीज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और तुम्हारा मॉडल बहुत खूबसूरत है, तुमने वाकई बिल्कुल सही बताया, और यही मॉडल पे ही टीसीपी आईपी काम भी कर रहा है, तो हम इसे एज अ रेफरेंस मॉडल मान लेते हैं
और इसी को हम एज अ रेफरेंस मान के चलेंगे कि काम ऐसे ही होता है, काम ऐसे ही होता है प्रैक्टिकली। भले ही ये वाला इंप्लीमेंट हो गया और ये आज की डेट में चलने लगे, पर हम जब भी कभी रेफर करेंगे तो तुम्हारी इसी मॉडल और इसी प्रोटोटाइप को रेफर करेंगे, बिकॉज तुमने ये बहुत ब्यूटीफुली 7 लेयर्स में समझाया है। दैट इज वाई OSI को उसके बाद से रेफरेंस मॉडल कहना शुरू कर दिया गया, OSI रेफरेंस मॉडल, और जो TCP/IP था उसको एक प्रैक्टिकल मॉडल कहना शुरू कर दिया गया। पहली बात। अब आपने कहा, एक जो मेरी जिनसे बात चल रही थी संकेश कुमार यादव, कि सर 7 लेयर होने की वजह से यहां डिले बढ़ जाता। ऐसा कोई मसला दोस्त यहां पर था ही नहीं, डिले वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ना तो ये इंप्लीमेंट हुआ पहली बात, और ना ये इंप्लीमेंट करने का कोई इरादा था। मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी। ये कहानी शायद ही आपको, क्योंकि ये मेरा अपना एक तजुर्बा रहा है, तो मैं अपनी रिसर्च से लेके आया हूं, नॉट ओनली ऑन दिस टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको ऐसी दिलचस्प बातें पता चलेंगी। तो दोस्त यहाँ पे डिले वाला कोई मसला नहीं था। यहाँ पे OSI मॉडल को हमने रेफरेंस मॉडल इसलिए माना बिकॉज इनके पास सिर्फ प्रोटोटाइप अवेलेबल था, और TCP/IP ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन तक पहुंच चुका था और करके दिखा चुका था। तो दुनिया इतना बेसब्र थी कि उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, एकदम से इसको यूज करना शुरू कर दिया, और ये बेचारा फिर रेफरेंस मॉडल ही बन के रह गया। ये थी एक्चुअली कहानी, और कोई कहानी नहीं थी, खराबी कोई नहीं थी OSI मॉडल में, ये याद रखिएगा। देयर इज नो ड्रॉबैक, क्योंकि अगर इसमें ड्रॉबैक होता तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, कोई नया मॉडल लेकर आ जाते। हम इसको अपना रेफरेंस मॉडल नहीं मानते। रेफरेंस हमेशा आदर्श को माना जाता है। आदर्श जो हमारा आइडियल होता है, आदर्श को अंग्रेजी में आइडियल कहते हैं, तो रेफरेंस मॉडल उसे माना जाता है जो परफेक्ट होता है, आइडियल होता है। तो हमने इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं था दोस्त यहाँ पे लेटेंसी का, ठीक है। तो यहां पर जो बात थी वो OSI मॉडल और TCP/IP का एक जो रेस चल रही थी, उसमें TCP/IP इंप्लीमेंट कर दिया गया और OSI ड्राफ्ट ही होकर रेडी हुआ था, और वो वैसा ही रह गया फिर दुनिया के लिए। तो उसको फिर हमने एज अ रेफरेंस मॉडल इस्तेमाल किया। यही वजह है कि TCP/IP के अंदर कोई राइटर 4 लेयर्स कहते हैं, कोई राइटर 5 लेयर कहते हैं। आप OSI के बारे में क्यों नहीं कहते 6 लेयर है? अगर TCP/IP में कुछ लेयर्स को मर्ज करके 4 किया जा सकता है, तो OSI की 6 लेयर क्यों नहीं की जा सकती मर्ज करके? वाई? बिकॉज उनका प्रोटोटाइप एंड मॉडल रेडी था, उनको आप नहीं चेंज कर सकते, वो आपको देकर गए हैं ये मॉडल। बट TCP/IP आपको मॉडल देकर ही नहीं गया, इसीलिए आपने अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसको 4 लेयर बोला, तो टैननबाउम ने उसको 4 लेयर में बोला, और बहराउज फराउजन ने उसको 5 लेयर का मॉडल बोला कि भाई 5 लेयर हो सकती हैं। अब आप चाहें तो इसमें कोई नहीं, आपको अगर लगता है कि 3 लेयर का मॉडल, दुनिया कल को कोई बड़े डेवलपर आके 3 लेयर का मॉडल प्रपोज कर दे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो इंप्लीमेंट किया था, डॉक्यूमेंट तो उन्होंने बनाया ही नहीं। आप अपने अंदाजे से अब उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको 4 लेयर का मॉडल मान लें, 5 लेयर का मान लें, 3 लेयर का मान लें, ये आपके ऊपर है। हालांकि दुनिया 4 और 5 पे ही अडॉप्ट करती है, 3 लेयर पे नहीं गई है आज तक, और इसको हम बोलेंगे भी नहीं। तो 4 और 5 लेयर इसमें हो सकती है, बट OSI के केस में फिक्स है जी 7 लेयर। क्यों? क्योंकि वो ड्राफ्ट करके गए हैं, क्योंकि वो बना के गए हैं, वो बता के गए हैं। TCP/IP वाले बता के ही नहीं गए, राइट? तो यहां पे आप 4 लेयर में इस मॉडल को इंप्लीमेंट करें, या आप इसको 5 लेयर मॉडल बोलें। अब यहां पे चाहे आप 4 लेयर इस्तेमाल करके बताएं या 5 लेयर, दोस्तों 7 लेयर इस्तेमाल होती हैं, 7 लेयर इस्तेमाल होती है इनके अंदर भी। ऐसा नहीं है कि 5 लेयर होने की वजह से बाकी की 2 लेयर को हटा दिया गया, वो काम ही नहीं हो रहा है। वो 7 के 7 लेयर के काम हो रहे हैं, वो इसीलिए हमने इसको कहा कि रेफरेंस मॉडल है। मैंने आपको अभी जस्ट कहानी में बताया, अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनोगे, कि काम वही सब हो रहा था। जब OSI वालों ने देखा, TCP/IP वालों ने देखा, तो दुनिया ने कहा यार काम तो सारा वही हो रहा है जो OSI वाले कह रहे हैं, काम इन्होंने करके दिखा दिया, किताब उन्होंने बना के दिखा दी। तो दोनों ही चीजों को इस्तेमाल कर लिया गया। गॉट द पॉइंट? बात समझ आई यहां तक किसी सबको? अब कोई आपका इसमें काउंटर क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं पाइथन की, और मैं आपसे कहूं जावा, विच वन इज ओल्डर? तो आप में से मैक्सिमम लोग शायद जावा के साथ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं पूछूं कि पाइथन और जावा में कौन सी पुरानी है, तो व्हाट इज योर आंसर? और चैट बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। मैक्सिमम लोग आई होप जावा से एग्री करेंगे। रीजन बीइंग कि जावा पहले से यूज की जा रही है, जावा पहले से यूज की जा रही है, और पाइथन हाल ही में यूज होनी शुरू हुई है। बट पाइथन इज ओल्डर देन जावा, ओल्डर देन जावा।
इस्तेमाल बाद में शुरू हुआ, इट डजंट मीन्स कि भाई वो जो है, तो ऐसे टीसीपी आईपी का कोई जिक्र जरूर हो गया होगा। एक बहुत हल्की सी बात टीसीपी आईपी के बारे में किसी ने 1970 में कही होगी, बट असल में ये दोनों मॉडल्स पे काम चल रहा था। मैं आपको वही बता रहा हूं, इंडिपेंडेंटली काम चल रहा था, ना तो कोई किसी से पहले आया है ना कोई किसी के बाद आया है। ये क्लेम करना कि ये पहले आया और वो बाद आया, ये मुझे लगता है इनकरेक्ट है, बिकॉज ऐसा नहीं है। 1970 में एक टर्म बना दी गई, मैं आज एक टर्म बना दूं कि जो है जी मार्स पे जो है लैंड रोवर गया, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया, आज मैंने 2023 में कह दिया जी मार्स पे लैंड रोवर गया, या फॉर एग्जांपल सैटर्न पे लैंड रोवर गया। अब वो जाएगा आज से 100 साल बाद, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं 2023 में इंडिया ने कह दिया था कि एक लैंड रोवर नाम की डिवाइस है जो सैटर्न पे जाने वाली है। तो ऐसे तो फिर 100 साल पहले आपने कुछ कह दिया, बस एक जस्ट एक टर्म बना दी और हम कहें कि 100 साल पहले इंडिया बोल चुकी थी ये बात, और इंडिया नंबर 1 है जो सैटर्न पे गई थी। तो ऐसे तो नहीं होता, काम तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीजों को लाकर दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने ये कहा है कि ये 1970 में आया, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे ना देखो, आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूं, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कोई कहेगा ये पहले आया, कोई कहेगा वो पहले आया। असल बात ये थी कि यहाँ पहले और बाद का मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये था जो मैंने आपको बताया, एक ने इंप्लीमेंट करके दिखाया और एक ने डॉक्यूमेंटेशन करके दिखाई, मुद्दा ये था। आपसे ये कभी कोई पूछेगा भी नहीं कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया, और अगर आप उस चीज में फंसोगे तो फिर आप वैसे ही फंसे रह जाओगे जैसे लैन मैन वैन में आज तक फंसे हुए थे कि भाई एक कमरे में होगा तो लैन होगा और एक कमरे से अलग होगा तो वैन होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इन पॉइंट्स पे नहीं जाना, पहले कौन आया और बाद में कौन आया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोगों ने किया क्या, टीसीपी आईपी ने किया और हमारे इसने ओएसआई मॉडल ने किया क्या। तो जहां तक आपका सवाल था बिस्ट जी, वो यही था, आपने जो पूछा था कि भाई जो है उससे पहले क्या था, तो उससे पहले बहुत सारी चीजें रही होंगी। तो वो ना तो बहुत ज्यादा मेरे को याद है और ना वो रिक्वायर्ड है, बट अगर आप चाहे तो गूगल करके उसको देख सकते हैं। गाइस सो आगे टॉपिक पे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको अभी जस्ट एक कहानी बताई है, अभी मैंने ओएसआई मॉडल शुरू भी नहीं किया है, मैंने जस्ट एक कहानी आपको बताई है जो कि ओएसआई और टीसीपी आईपी के बारे में है। मेक श्योर आप इस चीज को याद रखें, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। कल को कोई इंटरव्यू में कहने लगे ये देखो इंटरव्यू में तो टीसीपी आईपी पहले आया था, तो उसका कोई सेंस नहीं है, इट्स बेसलेस, राइट। बिकॉज चीजें कहाँ क्या इंप्लीमेंट की गई ये इंपॉर्टेंट है। ओएसआई मॉडल को हमने एक प्रोटोटाइप बना के दिया, हमने एक रेफरेंस मॉडल बना के दिया, क्यों दिया, क्या कहानी थी, समझा दी, और टीसीपी आईपी को हमने इंप्लीमेंट कर दिया था और वो ही आज तक चलता आ रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल मॉडल टीसीपी आईपी है और रेफरेंस मॉडल के लिए हम इसको लेकर चलते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था, जो कि टीसीपी आईपी हो नहीं पाया था उस टाइम तक। हालांकि बाद में बना दिया गया, वो एक अलग बात है कि बाद में इसका भी मॉडल बन गया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या बन गया, ठीक है। तो आपने बस कहानी याद रखनी है। तो जितने नॉन टेक्निकल मेरी क्लास में बैठे हैं वो सिर्फ इस लेक्चर पे फोकस करें, बाकी और किसी चीज को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। जितना मैंने बताया है इतना एनफ है इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू के लिए बस इतनी नॉलेज रखकर जाइएगा, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आता है आप 110% आप अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ शुरुआत करता हूं दोस्तों ओएसआई मॉडल के साथ। ओएसआई मॉडल में मैंने आपको बताया कि 7 लेयर्स हमारे पास होती हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे इस मॉडल को अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में ये मॉडल काम कैसे करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये मॉडल बनाता हूं दोस्तों। तो समझाने के लिए हम हमेशा ओएसआई मॉडल को यूज करेंगे। ये ब्यूटी है इस मॉडल की कि हम जब भी अपने कंप्यूटर नेटवर्क को समझना चाहते हैं तो हम आज भी इसी मॉडल को यूज करते हैं। जबकि अगर ये मॉडल खराब होता तो हम टीसीपी आईपी को डिस्क्राइब करते, पर जब भी कभी कंप्यूटर नेटवर्क का बिहेवियर समझाना है तो हमेशा हम इसी मॉडल को अडॉप्ट करते हैं और इसी को समझाते हैं, बिकॉज इसमें लेयर्स को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है। अब वो काम एक ही साथ मर्ज होके कर रही हैं, कैसे कैसे कर रही हैं प्रैक्टिकली, वो एक अलग चीज है, बट अगर आपको काम समझना है तो आपको इस लेयर से ही समझना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 लेयर मैंने यहाँ पे दोस्तों बनाई है। लेयर्स को रखने का क्या तरीका है, इसको याद रखने का एक तरीका है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आज, फिर, से, तुम, ने, दाल, पकाई। ये एक बड़ा पॉपुलर है जो बच्चे याद रखने के लिए करते हैं, या फिर ये भी कहते हैं कि आंध्र
प्रदेश से ट्रेन, और आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। तो इसको याद रखने के लिए लोग इस तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं बताता हूं। देखो, ये जो लेयर होगी इसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। तो ए से हो गया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हो, नॉन टेक्निकल हो, आपको कैसे याद रखना है मैं बता रहा हूं। ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर, एंड पी से फिजिकल लेयर, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि लेयर वन कौन सी होती है? क्या लेयर वन फिजिकल लेयर होती है या एप्लीकेशन लेयर होती है? कौन सी होती है? विच वन इज लेयर वन? अच्छी बात है। तो दोस्तों, 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सबने इनकरेक्ट आंसर दिया है। जिन्होंने भी फिजिकल लेयर कहा है या एप्लीकेशन लेयर कहा है, दे आर इनकरेक्ट। अगेन यहां पे करेक्ट आंसर इज की डिपेंड्स ऑन सेंडर और रिसीवर। बिल्कुल सही 3 लोगों ने कहा, उनका नाम भी मैंने बता दिया। 3 लोगों ने आंसर दिया डिपेंड्स ऑन सेंडर और रिसीवर, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? अभी मैं उस पर भी आऊंगा, है ना, क्योंकि आप फिर मुझे किताबों का हवाला देंगे, वो भी बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, क्लाउड के बारे में। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको इजाद किया है या बनाया है। एक्चुअल में ओएसआई मॉडल आप दुनिया की किसी भी किताब को उठा लेना, कोई राइटर ऐसा नहीं कह सकता फिजिकल लेयर इज लेयर वन, मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर जब आप आगे जाएंगे तो वो ये कहेगा कि राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस, राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस। ये हर किताब में आपको लिखा मिलेगा, इवन मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस। और लेयर 3 कहां से होगा? अगर ये लेयर 1 है तो ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी, है ना। तो और यहां से चलूं तो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 लेयर बनती है। तो ऊपर से चलने पर नेटवर्क लेयर 5 बन रही है, नीचे से चलने पर नेटवर्क लेयर 3 बन रही है, और राउटर जो है लेयर 3 डिवाइस है जिसमें नेटवर्क लेयर के बारे में ये बात की जा रही है। तो इस हिसाब से तो फिजिकल लेयर 1 होगी, क्योंकि तभी तो आप नेटवर्क लेयर को 3 कह रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? तभी तो आप स्विच को लेयर 2 डिवाइस कह रहे हो, यानी कि डेटा लिंक पे काम करने वाला कह रहे हो। फिर आप ये भी कह रहे हो कि नहीं ये करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, यही सारे जो यस और नो है ना, मुझे ये क्लियर करने हैं आपके, कि किताबों में क्या लिखा है, वो क्यों लिखा है वो भी बताऊंगा, और असल क्या है वो भी बताऊंगा, दोनों बातें बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे आपने याद रखना है कि ओएसआई की कोई लेयर 1 या लेयर 2 नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंडर और रिसीवर। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, डिपेंड्स ऑन द सेंडर और रिसीवर, कि आप सेंडर साइड बैठे हो या रिसीवर साइड बैठे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी लेयर 1 कौन सी होगी। हमेशा याद रखिएगा। लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस, मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूं, फॉर आवर कन्वीनियंस, हमने जब नेटवर्क को एक लेयर देनी थी या डाटा लिंक को, हमने कहा कि राउटर को नेटवर्क लेयर डिवाइस बताना था और स्विच को डेटा लिंक लेयर डिवाइस बताना था, तो हमने उसको नीचे से काउंट करना शुरू किया, और हमने ये कहा कि भाई जो स्विच है वो लेयर 2 पे आएगा और जो नेटवर्क है वो लेयर 3 पे आएगा। हमने ऊपर से काउंट करना शुरू नहीं किया, हमने एज ए रिसीवर उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया कि हम रिसीवर एंड पे बैठे हैं तो हमें कैसे कैसे मिलेगा। हमने इस बात के हिसाब से इसको किया। बट ओएसआई मॉडल ऐसा कहीं भी नहीं कहता है कि फिजिकल लेयर लेयर 1 होती है। जहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की थी आईएसओ ने, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने कहीं भी फिजिकल लेयर को लेयर 1 नहीं कहा है। ये हम इंजीनियर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए डेटा लिंक को लेयर 2 माना है और नेटवर्क लेयर को लेयर 3 माना है, और माना जाता है। अगर आपसे भी कोई कहे कि लेयर 3 डिवाइस कौन सी है, तो इसका मतलब वो नेटवर्क लेयर की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो हमें जवाब भी उसको उसी नजरिए से देना पड़ेगा। अब हम उससे बहस नहीं करेंगे कि लेयर 3 तो सेशन भी हो सकती है,
राइट। तो हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, तभी आप एक बेहतर इंजीनियर बन पाएंगे। राइट। हमें नजरिए से समझना पड़ेगा कि किस पर्सन ने किस बात को किस नजरिए से कहा है और क्यों कहा है, यह बहुत जरूरी होता है एज अ इंजीनियर आपको समझना। तो दोस्तों अब मैं ओएसआई मॉडल की बात करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये मॉडल काम कैसे करता है। अभी तक सिर्फ मैंने 2-3 बातें क्लियर की हैं, बेसिक बेसिक, कि भाई ओएसआई मॉडल जो है वो हमारा रेफरेंस मॉडल है। दूसरा मैंने ये क्लियर किया कि ओएसआई मॉडल की कोई लेयर 1 और लेयर 2 नहीं होती है। ये डिपेंड करेगा कि आप सेंडर में बैठे हो या आप रिसीवर हो। अगर आप सेंडर हो तो आपके लिए लेयर 1 कौन सी हो जाएगी, एप्लीकेशन लेयर आपके लिए लेयर 1 हो जाएगी, क्योंकि सेंडर सबसे पहले जो मैसेज को भेजेगा, जो कनेक्ट होगी उसकी मैसेज या उसकी कम्युनिकेशन, वो एप्लीकेशन लेयर के साथ होगी। तो सेंडर का सबसे पहले कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लेयर के साथ हो रहा है, इसलिए हम इसे लेयर 1 मानेंगे। ठीक है। इसके बाद जो लेयर आती है, अभी लेयर्स आपको लिखवाई हैं, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर भी आपने सेम बनानी है, फिजिकल लेयर, लेयर सेम रहेंगी, लेयर का सीक्वेंस सेम रहेगा। आप लेयर का सीक्वेंस नहीं बदल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेटा लिंक के बाद यहां ट्रांसपोर्ट लेयर लिख दो, नो, नॉट पॉसिबल। आपको सीक्वेंस सेम रखना है। डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क ही आती है, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट ही आती है, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। आप इनकी ना तो नेम चेंज करेंगे ना इनका वर्किंग चेंज करेंगे, आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज वो पहले से डिफाइन किया जा चुका है। तो आपने यहां पर ये सारा काम कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि ये काम हो कैसे रहा है और आखिर ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है। देखिए, सेंडर साइड में एक पर्सन है जो जीमेल के थ्रू एक मेल करना चाहता है एक पर्सन को, जो कि रिसीवर है। रिसीवर यहां बैठा है, उसकी XYZ@gmail ID है, और यहां सेंडर की जो आईडी है वो है abc@gmail.com। और वो जो है एक जीमेल आईडी से दूसरी जीमेल आईडी पे जब भेजता है तो डेटा कैसे कैसे जाएगा, इस मॉडल के थ्रू हम इसको बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। इसके लिए मैं एक कहानी का प्रयोग करूंगा, आपको कहानी से इस पहले पूरे मॉडल को समझाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकली ये काम कैसे कैसे हो रहा है। देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दो कंपनीज हैं। इस कंपनी का नाम है, सपोज करें, हिटाची, और इस कंपनी का नाम है टेक्निकल गुफ्तगू। ये जो कंपनी है इसका नाम है टेक्निकल गुफ्तगू। अब हिटाची का जो ऑनर है वो है, सपोज करें, जैक मा, जो कि चाइनीज है, राइट। और चाइनीज ही जानते हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। और टेक्निकल गुफ्तगू के जो सीईओ हैं वो हैं भूपिंदर राजपूत। उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको चाइनीज नहीं आती, उनको बस हिंदी आती है, उर्दू आती है। ठीक है, ये दो लैंग्वेज उनको आती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैक मा को चाइनीज आती है और भूपिंदर को अदर लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी उर्दू आती है, और जैक मा को चाइनीज आती है। अब ये एक प्रॉब्लम हो गई कि इनका आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा। देखिए, जैक मा की जो हिटाची कंपनी है, जैक मा यहां पे बैठे हुए हैं इस एप्लीकेशन पे, और वो अपने नीचे के एम्प्लॉयज को, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज पी से हम नाम दे देते हैं पवन, एस से नाम दे देते हैं समीर, टी से नाम दे देते हैं तन्मय, एन से नाम दे देते हैं नवीन, डी से नाम दे देते हैं दिनेश, एंड पी से नाम दे देते हैं पंकज। ठीक है, ये हमने कुछ नाम दे दिए। दोस्तों, यहां पर जब ये कम्युनिकेशन होगा तो जैकमा पवन को कहेंगे, पवन कौन है, पवन उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, और वो पर्सनल सेक्रेटरी को कहेंगे, पवन एक काम करो, ये एक मैसेज है, ये एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी क्या मतलब, ये एक मैसेज है, 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट है, MOU है एक, और ये आप लेकर टेक्निकल गुफ्तगू टीम को देकर आ जाओ। ठीक है, 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देकर आना है। एक MOU है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी कंपनी और टेक्निकल गुफ्तगू के बीच में होने वाला है। तो ऐसा कह के जैक मा ने एक 100 पन्नों का, जो कि चाइनीज में लिखा हुआ था, क्योंकि चाइनीज उनको आती है,
वो पवन को पकड़ा दिया। अब पवन ने देखा कि यार ये तो चाइनीज में लिखा हुआ है और सामने वाला जो बंदा है वो जो है उसको चाइनीज नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो अमेरिका के, जापान के साथ, रशिया के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ इस प्रॉब्लम को इसी लेवल पे खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा अच्छा ये उनको नहीं समझ आती, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो कन्वर्जन है जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द रिसीवर साइड, वो उस कन्वर्जन को करेगा। पवन क्या करेगा, पवन बैठ के चाइनीज को कन्वर्ट करेगा हिंदी में और फिर उसको आगे भेजेगा। पवन ने चाइनीज को हिंदी में कन्वर्ट किया और हिंदी में कन्वर्ट करके उसको एनक्रिप्ट किया। आप ये भी कह सकते हो चाइनीज में हिंदी में कन्वर्ट करके उसको एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्शन का मतलब भी यही है कि आपने जो भी लिखा है उसको अपनी भाषा में बदल दिया, उसको एनक्रिप्ट कर दिया और ऐसी भाषा में बदल दिया जो रिसीवर समझ सके। तो पवन ने क्या किया, पवन ने उसकी भाषा बदल दी और उसकी भाषा बदलने के बाद पवन ने वो 100 पन्ने आगे समीर को पकड़ा दिए और समीर को कहा कि भाई कोई टेक्निकल गुफ्तगू कंपनी है न्यू दिल्ली के अंदर, आप इधर जाइए और इस ऑफिस में जाके ये 100 पन्नों का डॉक्यूमेंट देकर आइए। समीर ने देखा कि यार ये 100 पन्नों का डॉक्यूमेंट जाना है, आज सैटरडे का दिन है और ऑलरेडी जो है 1 बजने वाला है और ये जो है अब मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं तुम नई दिल्ली देके आओ। सपोज करें ये ऑफिस गुड़गांव में है, तो अब ये कहते हैं भाई गुड़गांव से न्यू दिल्ली, सपोज कहीं न्यू दिल्ली में किसी एरिया में जाना है, तो वो कहेगा 1 तो पहले बज गया, तो वो हिसाब लगाएगा कि भाई शाम तक हो सकता है इनका ऑफिस बंद हो जाए 5 बजे 6 बजे तक, तो ये फिर इनको डॉक्यूमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसे मैं वहां जाऊं भी और पता चले ऑफिस बंद हो गया। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा एक काम करता हूँ मैं पहले टेक्निकल गुफ्तगू में फोन लगा लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ ऑफिस खुला है कि नहीं खुला है। तो उसने टेक्निकल गुफ्तगू के डिपार्टमेंट में कॉल लगाया और कॉल लगा के उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ ऑफिस खुला है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय बैठा था टेक्निकल गुफ्तगू में, उसने कहा यस सर, ये ऑफिस हमारा 7 PM तक खुला रहता है शाम को, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, इवन उसके बाद भी अगर आप आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को देकर चले जाइएगा। तो इसने समीर ने कहा अच्छा यार इसका मतलब डॉक्यूमेंट तो पहुंच जाएगा वहां पे। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने कम्युनिकेट करके बात करके ये कंफर्म किया कि वहां तक जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते। जब ये बात कंफर्म होगी तो समीर ने कहा चलें अब बाकी का काम आगे वाला करेगा। उसने तन्मय को डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए, 100 पन्ने देके बोला भाई एक काम कर, ये जो है हमारे बॉस ने भेजे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और तुझे लेके जाने हैं, और ये अगर खो गए ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी क्योंकि मैंने तो अब तुझे पकड़ा दिए। अब तन्मय ने देखा यार इसने तो मुझे पकड़ा दिए, अब मेरी नौकरी चली जाएगी ये कुछ हो गया तो। अब उसने देखा यार 100 पन्ने इन्होंने दिए हुए हैं और इतना इन्होंने ये जो है ना इतने भारी हो गए हैं 100 पन्ने उठाना, इनमें से अगर 2-4 पन्ने भी खो गए तो बाद में मेरा नाम आ जाएगा। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। तन्मय ने कहा कि यार ऐसा करता हूं, इनको 100 पन्नों की जगह मैं इनको 10-10 पेजेस के सेगमेंट बना लेता हूं। अब ऐसा उसने क्यों किया वो भी बताता हूं। उसने कहा कि मैं इनको 100 पेजेस की जगह 10-10 पेजेस के 10 सेगमेंट बना के और अलग अलग सेगमेंट को मैं लेकर जाऊंगा। मैं एक साथ 100 पन्ने ना ले जाकर मैं 10-10 पन्नों के अलग अलग हिस्से, मतलब लेकर एक साथ ही जाऊंगा बट अलग अलग हिस्से लेकर जाऊंगा। उससे क्या होगा कि अगर एक हिस्सा मेरे से खो भी गया रास्ते में या गिर गया या खराब हो गया तो बाकी के हिस्से मेरे ठीक रहेंगे। तो बजाय 100 के 100 पन्ने खो जाएं, बेटर है कि मैं 10-10 के हिस्से कर लूं, अगर खोएगा तो एक हिस्सा 10 वाला खोएगा। तो उसने ये सोच के उस 100 पन्नों का एक सेगमेंट बनाया, 10-10 पन्नों का, और वो सेगमेंट बना के उसने नवीन को पकड़ाया और बोला ये जो 10 लिफाफे हैं, तो उसने उन 10 पन्नों को लिफाफों में डाल दिया और बोला कि ये जो 10-10 पेजेस के 10 लिफाफे हैं ये तुम लेकर जाओ और तुम्हें नई दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल जाना है। अब नवीन ने कहा ठीक है, 10 लिफाफे नवीन को पकड़ा दिए उसने, पहले एक ही लिफाफा था ऊपर तक, ध्यान रखिए इस बात को। समीर ने एक लिफाफा दिया था तन्मय को, लेकिन तन्मय ने एक के कितने कर दिए, 10 लिफाफे कर दिए। उसने एक लिफाफे को 10 लिफाफों में कन्वर्ट कर दिया। लिफाफा आई होप आप समझते होंगे, उसको एनवलप कहते हैं। तो उसने 10 लिफाफों में ये कन्वर्ट कर दिया। अब वो 10 लिफाफे उसने नवीन को पकड़ाए, नवीन को कहा भाई ये 10 के 10 लिफाफे नई दिल्ली जाने हैं और तुमने देख के आने। नवीन कहता है सुनो मेरी बात, इधर आओ तुम मेरे पास। वो बोलता है बताओ। बोलता है एक बात बताओ, नई दिल्ली इतनी बड़ी है, मैं ये कहाँ दे के आऊं मैं ये नई दिल्ली में, तुमने कोई जगह बताई मुझे, कोई एड्रेस बताया मुझे? तो नवीन कहता है मुझे एड्रेस दो पहले तो पूरा पूरा।
तो तन्मय कहता है ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ। तो नवीन को उसने एड्रेस दिया। अब नवीन ने जो एड्रेस नवीन को मिला टू और फ्रॉम का जो एड्रेस उसको मिला कि भाई किसको जाना है और किसकी तरफ से आया है, नवीन ने उन टू एंड फ्रॉम के एड्रेस को हर चिट्ठी पे लगा दिया। भाई आपके पास भी चिट्ठी आती है तो आपकी चिट्ठी का फॉर्मेट ये होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि किसको आना है, टू भूपिंदर सर, है ना। मेरे पास भी चिट्ठियां आती है दुनिया भर से, तो वो कैसे आती है, टू भूपिंदर सर टेक्निकल गुफ्तगू, है ना, ये तरीके से। और कहाँ से आई है, सपोज फ्रॉम टेक्सास से आई है मेरे पास, है ना, यूएस, और किस पर्सन ने भेजी है उसका नाम है। तो हम इस तरीके से चिट्ठी भेजते हैं, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे नवीन ने क्या किया, उसने इन 10 के 10 लिफाफों पे यही काम किया। उसने टू का एड्रेस डाला कि भाई किसको जाना है, टेक्निकल गुफ्तगू का पूरा एड्रेस लिखो, जिसमें नई दिल्ली के साथ साथ ये लिखो नई दिल्ली में कहाँ जाना है, जनकपुरी में जाना है, जनकपुरी के किस ब्लॉक में जाना है, अच्छा सी ब्लॉक में जाना है, ठीक है, सी ब्लॉक में भी कहाँ पे जाना है, अच्छा C2 में जाना है, C2 में कहाँ जाना है ना। तो आपने वहां पे पूरा एड्रेस डाला। एड्रेस डालने के बाद आपने फिर नीचे फ्रॉम में ये भी लिखा कि किसने भेजा है, आपने लिखा हिटाची के CEO जैक मा ने भेजा है, तो फ्रॉम में आप वो डिटेल डालेंगे। नवीन ने 10 के 10 लिफाफों पे ये डिटेल मेंशन कर दी, ये वाली डिटेल उसने 10 के 10 लिफाफों पे डाली। और डालने के बाद उसने आगे दिनेश को दी और दिनेश को बोला भाई ये लेके जाओ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, अब मेरा सर ना खाओ, अब तुम लेके जाओ इसको और पहुंचा के आओ। अब दिनेश ने कहा भाई मेरे को कहाँ लेके जाने हैं, उसने कहा यार पता लिख तो दिया और क्या करूं मैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो दिनेश ने कहा यार पता तो तुमने लिख दिया मेरे दोस्त, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनवलप तो सारे के सारे खुले हुए हैं। अब ये खुले एनवलप है और तुम कह रहे हो कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कैसा कॉन्फिडेंशियल है मुझे ये बताओ, है। जब वो एनवलप ही तुम्हारा खुला हुआ है तो वो कॉन्फिडेंशियल कैसे है। तो नवीन ने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो। तो नवीन ने क्या किया, उन 10 लिफाफों को उसने चिपका दिया, उन 10 लिफाफों को उसने एक एक करके चिपकाना शुरू किया, यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट करके एक सील लगा दी जिसपे लिखा था सील, कि अगर कोई भी इसको फाड़ने की कोशिश करेगा तो सील ब्रेक हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, लिफाफा सेफ हो गया, लिफाफा चिपका दिया। भाई आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, ये सारे काम आप खुद करते हो, यहाँ पे अलग अलग बंदा कर रहा है, बस फर्क इतना है। तो आपने टू एंड फ्रॉम लिखा एक बंदे ने, और दिनेश ने क्या किया, उसने सारे एनवलप को चिपका के उनपे सील लगा दी, ताकि अगर कोई इसको खोल के पढ़ने की कोशिश करे तो पता चल जाए। क्योंकि दिनेश को भी ये पता था लेकर तो मैं नहीं जाने वाला, लेके तो दूसरा ही जाएगा, मैं इतना कर देता हूं। तो दिनेश ने इतना काम कर दिया ताकि वो ये कह सके कि हाँ मैंने भी कुछ किया है। अब इतना करने के बाद दिनेश ने पकड़ाया पंकज को और बोला भाई पंकज एक काम करो, गाड़ी उठाओ। पंकज कौन है, कंपनी का ड्राइवर है जो ये काम करता है ले जाने वाने का, ठीक है। तो पंकज ने कहा, दिनेश ने पंकज को बोला भाई एक काम कर पंकज, फटाफट से ये 10 एनवलप गाड़ी में डाल और तू इन्हें नई दिल्ली में जनकपुरी देके आ। अब पंकज ने गाड़ी उठाई, पंकज ने कहा साहब कहाँ जाना है, उसने कहा लिफाफों पे लिखा हुआ है। पंकज ने लिफाफे को देखा, अच्छा लिफाफे में लिखा है भूपिंदर सर टेक्निकल गुफ्तगू, अच्छा जनकपुरी जाना है, अच्छा ठीक है साहब मैं चला जाऊंगा, मेरा देखा हुआ है। तो अब पंकज गाड़ी लेके आया, गाड़ी लेके यहाँ पे पहुंचा टेक्निकल गुफ्तगू के ऑफिस में, और यहाँ पे आके बोला कि भाई जो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है या जो भी बैठा है कि भाई ये लिफाफे आए हैं। उसने बोला कहाँ से आए हैं, तो उसने कहा गुड़गांव से आए हैं हिटाची कंपनी से। उसने कहा ठीक है, उसने ऊपर वाले को दे दिए, जो भी ऊपर बंदा एम्प्लॉय उनका सीनियर था। उसका सीनियर एम्प्लॉय ने देखा लिफाफे कहाँ से आए हैं, उसने कहा जी साहब हिटाची से बोल के गए हैं। अच्छा हिटाची से बोल के गए हैं, तो उसने कहा ठीक है दे जाओ। तो उसने अब ये देखा कि हिटाची से देके गए हैं तो एनवलप पे सील लगी है कि नहीं लगी है। उसने देखा अच्छा 10 के 10 एनवलप पे सील लगी है, कोई मसला नहीं है। तो उसने ये चीज वेरीफाई करके ऊपर भेज दी, ऊपर भेजी नेटवर्क लेयर पे। इसने देखा अच्छा भाई कहाँ से आए हैं, तो फिर उसने लिफाफे पे नजर मारी, उसने देखा अच्छा ये तो जो है हमारे लिए आए हैं, इसमें तो हमारे ही एड्रेस लिखा हुआ है, अच्छा तो फिर तो ये बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो इस नेटवर्क लेयर ने अब इसको ऊपर पहुंचाया। अब इसने देखा अच्छा ये जो है, अच्छा ये 10 एनवलप आए हैं, ओहो ये 10 एनवलप, अच्छा ये एनवलप नंबर 1 लिखा हुआ है इस पे, अच्छा इस पे एनवलप नंबर 2 लिखा हुआ है, इस पे 3 लिखा है, अच्छा इसका मतलब ये एक की डॉक्यूमेंट है लेकिन अलग अलग में है। तो उसने सारे एनवलप खोले, सब में से 10-10 पेजेस निकाले और सारे 10-10 पेजेस को दोबारा लगाना शुरू किया और सिंगल 100 पेजेस की फाइल को बना दिया। अब वो जो 100 पेजेस की फाइल थी, वो 100 पेजेस की फाइल उसने ऊपर अपने साहब को दे दी जो यहाँ पे बैठे थे। अब इन साहब को बोला साहब ये 100 पेजेस की फाइल आई है,
अब उसने साहब ने बोला किसकी आई है, उसने बोला साहब हिटाची से। अच्छा अच्छा, वो हिटाची वालों ने ये फाइल भेज दी, अच्छा पहुंच गई, अच्छा चलो मैं उनको फोन करके बता देता हूँ। तो अब ये साहब दोबारा फोन करेंगे, अरे समीर साहब वो आपने फोन किया था ना दिन में मुझे 1 बजे कि वो कोई आपका डॉक्यूमेंट आने वाले हैं, ऑफिस कब तक खुला है? साहब वो फाइल आ गई है हमारे पास, ठीक है आप टेंशन ना लें, अब हमारा काम है हम बॉस को दे देंगे आगे, बॉस अभी तो छुट्टी पे गए हुए हैं देहरादून, जब आएंगे तो हम उन्हें पकड़ा देंगे। तो समीर ने कहा ठीक है। अब समीर भी टेंशन फ्री, समीर को कंफर्मेशन मिल गया कि भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, समीर को कंफर्मेशन मिल गया कि भाई जो है फाइल सही जगह पहुंच चुकी है। अब ऊपर वाला बंदा कब उसको देखेगा, कब अपनी जीमेल आईडी को खोल के उसको पढ़ेगा, इनबॉक्स में अपने मेल 4 दिन बाद पढ़ेगा, 10 दिन बाद पढ़ेगा, वो हमारी हेडेक नहीं है। कम्युनिकेशन यहाँ पे आके पूरा हो गया क्योंकि उसने इसको फोन करके बता दिया कि साहब मेल पहुंच गई है, आप टेंशन ना लो। आई होप इस कहानी से पूरी आपको जो एग्जैक्ट कम्युनिकेशन है एक मेल की दूसरे जगह तक इनबॉक्स तक पहुंचने की, वो क्लियर हो गई होगी। हुई है तो बताएं, नहीं हुई है तो बताएं, चैट बॉक्स में बोलें, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निकली भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, पर कहानी समझ आई कि नहीं आई बस इतना बताओ, ठीक है। प्रोटोकॉल भी बताऊंगा कहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, बट अभी कहानी को समझें पहले कि कहानी क्या थी। तो ओएसआई मॉडल दोस्तों ऐसे काम करता है, ठीक है, ओएसआई मॉडल ऐसे काम करता है। अभी तो हमने कहानी से समझा, इस कहानी को एक बार दिमाग में रिकॉल कर लें, ठीक है, क्योंकि अब जब मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा दिखा के, तो फिर आपने इस कहानी को याद रखना, ठीक है जी। तो चलें अब मैं आपको दिखाता हूं ऑफिशियली कि ओएसआई मॉडल जो हमारा है वो हमने कैसे काम कर रहा है और इस कहानी से कैसे रिलेट करेगा। एप्लीकेशन लेयर पे कौन था? हिटाची का बॉस बैठा था सेंडर साइड में, राइट। जैकमा बैठा था कि नहीं बैठा था? वैसे अली बाबा के फाउंडर हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है। तो जैकमा बैठे हुए थे। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन वेयर एप्लीकेशन कैसे एक्सेस द नेटवर्क सर्विस। याद रखिएगा यूजर हमेशा एप्लीकेशन लेयर को ही एक्सेस कर सकता है, उससे नीचे वाली लेयर के साथ उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, डायरेक्टली वो उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। यूजर हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे ही बैठा होगा, फिर चाहे वो सेंडर पे हो चाहे रिसीवर पे हो। मैं आपको दिखा देता हूं ये बात, ये देखिए जरा, ये देखिए आप, हालांकि ये बहुत हौच पौच हो गया है, बट अभी आप अगर इसको देखें तो हिटाची का जो बॉस था वो भी एप्लीकेशन लेयर पे बैठा था, और टेक्निकल गुफ्तगू का जो ऑनर था वो भी एप्लीकेशन लेयर पे ही जीमेल को एक्सेस करके अपना इनबॉक्स चेक करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी यूजर हमेशा जो है वो कहां होगा? यूजर हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा, ठीक है। यूजर ने हमेशा कहां काम करना है? एप्लीकेशन लेयर से काम करना है। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या काम करना है? एंश्योर दैट द डेटा इज इन अ यूजेबल फॉर्मेट। भाई अगर आप मुझे चाइनीज में लेटर भेज देते तो क्या मुझे समझ आता? नहीं आता, मेरे को तो हिंदी आती है, तो मैं तो हिंदी में आप कन्वर्ट करके दो ना मुझे यूजेबल फॉर्मेट में, तभी तो मेरे काम का है, अदरवाइज मेरे क्या काम का। तो प्रेजेंटेशन लेयर यही काम करता है, एंश्योर करता है डेटा इज इन अ यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा एनक्रिप्शन अकर। यूजेबल फॉर्मेट होना चाहिए और एनक्रिप्शन भी करता है, दोनों काम करता है। ये काम किसने किया था हमारे एग्जाम्पल में? पवन ने किया था, पर्सनल सेक्रेटरी ने किया था। पवन ने कहा कि ठीक है भाई चाइनीज को हिंदी में कन्वर्ट करके दो, नहीं तो भूपिंदर सर को तो हिंदी नहीं आती, वो कैसे पढ़ेंगे, यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देना। गॉट द पॉइंट। फिर आते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर में समीर ने क्या किया? समीर ने कॉल करी थी और कॉल करके पूछा भाई तुम्हारा ऑफिस कब तक खुलता है। ये देखिए, मेंटेन कनेक्शन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट एंड सेशंस। उसने कनेक्शन को मेंटेन करा, उसने उससे कॉल करके पूछा कि क्या तुम्हारा ऑफिस खुला है, क्या मैं तुम्हारे तक भेज सकता हूं। अब आप कहेंगे इसका असल जिंदगी में हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, तो आप समझे सेशन लेयर। अगर आप किसी की गलत मेल आईडी डाल दोगे xyz@gmail.com जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप जैसे ही सेंड करने के लिए बटन दबाओगे आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा, मेल इज इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट। आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब सेशन लेयर पूरा ही नहीं कर पा रहा है आगे तक का काम, वो कनेक्शन ही मेंटेन नहीं कर पा रहा है और स्टैब्लिश कर पा रहा है, क्योंकि आप गलत मेल आईडी बता रहे हो। वो गरीब आदमी जाएगा कहां जब आप गलत मेल आईडी दे रहे हो? डेस्टिनेशन गलत है आपका।
तो वो कनेक्शन को कब मेंटेन करेगा, जब आप उसको सही बताओगे, तो वो उसी टाइम आपको एरर देके इनकम्प्लीट बोल देगा ऑन द बेसिस ऑफ सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है वो ऑलरेडी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया था अभी जब मैं एग्जांपल देके समझा रहा था कि आप उसका फॉर्मेट चेंज करते हो तो वो यूजेबल फॉर्मेट नहीं रह जाता है ना। पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट चेंज कर दूं तो फिर वो पीडीएफ नहीं रहेगी, यूजेबल फॉर्मेट नहीं है। फिर तनवीर ने, क्या नाम था, तन्मय ने क्या काम किया, तन्मय ने जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या किया था, आपके 100 पेजेस को 10-10 पेजेस के छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक किया था। इस छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक करने को कहते हैं सेगमेंटेशन। आपके एक बड़े मैसेज को सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इक्वल साइज के सेगमेंट में, ताकि वो इजीली आपके नेटवर्क पे ट्रैवल कर सके और वहां तक जा सके। बड़ा मैसेज होगा तो लेटेंसी ज्यादा आएगी क्योंकि हैवी हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में जाएगा तो इजीली ट्रैवल करके जा सकता है कम इंटरनेट स्पीड पे भी। दैट इज वाई उसमें सेगमेंटेशन कर दिया जाता है। उसके अलावा यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर आप लिख लेना सेगमेंटेशन जो इस पे किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, टीसीपी और यूडीपी। इसका भी जिक्र करेंगे, कॉपी में लिख लो, अगर मैं भूल जाऊं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आएगा लोड बैलेंसर में, तब मुझसे पूछना, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक लोड बैलेंसर में आए। ओके गाइस, तो यहां तक ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपको सेगमेंटेशन ये करके देता है, राइट। यहाँ पे लोड बैलेंसर जो है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। नेटवर्क लेयर ने क्या किया था, नेटवर्क लेयर ने एड्रेस बताया था। एड्रेस किसका, टू और फ्रॉम का, कि भैया जाना किसके पास है और किसके पास पहुंचना है, किससे आया है। तो यहां पे याद रखिएगा सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस यहां पर काम करते हैं। सेंडर रिसीवर का आईपी एड्रेस यहां पे लगाया जाता है और यहां पे आपका जो सेगमेंट है, यहां पे आपका सेगमेंट था, इससे पहले मैसेज था। मैसेज में जैसे ही आपने एक हेडर ऐड किया, हेडर मतलब एक इंफॉर्मेशन ऐड करी, वो सेगमेंट बन गया। जब सेगमेंट में आपने आईपी एड्रेस को ऐड कर दिया, लिफाफों पर टू और फ्रॉम का एड्रेस लगा दिया, तो वो पैकेट बन गया। क्या बन गया, पैकेट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि पैकेट्स ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क के ऊपर, राइट। वो पैकेट बन गया जिसमें आईपी एड्रेस रहता है। फिर वो आईपी एड्रेस नीचे आया, ये पैकेट नीचे आया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस पर सील लगाई थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, इन्होंने उस पर सील लगाई थी। तो जब इन्होंने सील लगाई, इन्होंने भी कुछ काम उसमें किया, तो उस चीज को फिर हम पैकेट नहीं कहेंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे। फ्रेम, नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे सील लगाई, अब वो पैकेट ना कहला के क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा। फ्रेम जब नीचे आएगा तो इस आदमी ने क्या किया, सारे के सारे पैकेट गाड़ी में डाले और भेज दिए। तो यहां पर बेसिकली जो फ्रेम होते हैं वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 0 और 1। मैंने आपको पढ़ाया था एक क्लास पहले कि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है। तो बाद में ये फ्रेम जो है 0-1 में कन्वर्ट होगा और तार के ऊपर 0-1 के फॉर्मेट में जाएगा। अब आप कहोगे सर तार पे 0-1 जाता हुआ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, बिकॉज ये वोल्टेज के फॉर्मेट में जाता है। हाई सिग्नल, अगर ये वाला सिग्नल है तो ये 1 कहलाता है, और अगर ये सिग्नल है तो ये 0 कहलाता है। तो जनरली सिग्नल हमारा ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे करके। तो इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 0 है। इन दैट वे आपका सिग्नल ट्रेवल करेगा। यानी कि यहां पे फिजिकल लेयर पे ही आप मॉडेम का इस्तेमाल करेंगे। जो मॉडेम क्या करेगा, आपके 0-1 जो ऊपर से आ रहा था उसको कन्वर्ट करके सिग्नल में बदलेगा, इस तरह के एनालॉग में। और फिर ये एनालॉग सिग्नल जो है तारों पे जाएगा, दूसरी तरफ पहुंचेगा, फिर इस एनालॉग को रीड करके 0-1 बनाया जाएगा, फिर 0-1 से फ्रेम बनाया जाएगा, और लास्ट में फिर वो मैसेज बन के आपके रिसीवर को मिल जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलो, तो इसको नोट डाउन कर लो। जी हाँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो इमेज मैंने भेजी है इसको अपनी कॉपी में बना लो, जैसे जैसे जो जो पॉइंट लिखे हैं उनको नोट डाउन कर लो अपनी भाषा में, बाद में भूल जाओगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लो। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग।